सोनपुर एक खूबसूरत जगह थी जो चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई थी। पेड़ पौधों के साथ वहाँ ढेर सारे झरने और तालाब थे, जिससे वहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। और यही कारण था कि वहाँ के तालाब और झरने हमेशा पानी से भरे रहते थे, क्योंकि पेड़ों के कारण वहाँ कभी बारिश की कमी नहीं होती थी। इसलिए वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। कितने अच्छे फसल लगे हैं। लगेंगे क्यों नहीं, इस साल भी बारिश बहुत अच्छी हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे और होते भी क्यों नहीं, फसल इतने अच्छे जो लगे थे। पर शायद उनको ये पता नहीं था कि ये खुशी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि सोनपुर में कुछ ही दिनों में एक आदमी वहाँ लकड़ी का कारखाना खोलने आया था और कारखाने का मालिक बहुत ही लालची था। सुनो सुनो सुनो, अब आप लोगों को खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब मेरे लकड़ी के कारखाने में नौकरी कर सकते हैं। उसके बदले आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, इतने पैसे जितने आप खेती करके कभी कमा नहीं सकेंगे। गांव के लोग भोले भाले थे, इसीलिए कारखाने की मालिक के बात में आ गए। पर बाकी गांव वालों के साथ मोहन भी वहां खड़ा था, जो पढ़ा लिखा और समझदार था, और इसलिए उसे कारखाने के मालिक की बात खटकने लगी। पर हमें नौकरी देने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे तो बस कारखाने के लिए थोड़ी जमीन और आपके जंगल की कुछ लकड़ियां चाहिए। पर इससे तो जंगल खत्म हो जाएंगे, और जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी। ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखा गांव वालों, लगता है ये चाहता ही नहीं है कि गांव की तरक्की हो और आप लोग अच्छी जिंदगी गुजारो। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं? आप सही कह रहे हैं। गांव की तरक्की से हम सबका फायदा होगा, और यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, थोड़े बहुत कट भी जाएंगे तो क्या होगा। नहीं, मेरी बात सुनो। मोहन ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब लोग कारखाने के मालिक के बहकावे में आ गए थे और उसकी किसी ने नहीं सुनी। और देखते ही देखते गांव में लकड़ी का कारखाना खुल गया। अब इस जंगल की लकड़ी काटकर मैं खूब पैसे कमाऊंगा। जाओ और तेजी से लकड़ियां काटना शुरू करो। जाओ, जल्दी जाओ। लकड़ी कारखाने के मालिक के आदेश पर उसके आदमियों ने जोर शोर से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, और कुछ ही सालों में सोनपुर के हरे भरे जंगल वीरान होने लगे। अब वहाँ पहाड़ तो थे, पर उसमें पेड़ नाम मात्र के बच गए, जिसके कारण वहाँ बारिश भी कम होने लगी, जिसके कारण आसपास के तालाब और झरने भी सूखने लगे। मोहन ये सब देखकर बहुत दुखी था। आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। लकड़ी के कारखाने की वजह से न पहाड़ में पेड़ बचे, न तालाब में पानी। अब क्या होगा पता नहीं। मोहन का डर बिल्कुल सही था। पेड़ काटने की वजह से सोनपुर में अब बहुत कम बारिश होने लगी, जो खेती तो दूर की बात पीने के लिए भी पूरी नहीं थी, जिससे गांव वाले परेशान हो गए। ये तालाब भी सूख गया, अब हम खेतों में सिंचाई कैसे करेंगे? वैसे ही बस कारखाने में मिले पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही जिसे हम खेती कर सकें। ओह, कुएं में तो पानी ही नहीं, अब हम पीने का पानी कहाँ से लाएंगे? बिना पानी के घर में खाना कैसे पकेगा? पानी की समस्या पूरे गांव में फैल गई, जिससे सब लोग चिंतित थे और इसका उपाय सोचने के लिए इकट्ठा हुए। गांव वालों, हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बारिश ना होने की वजह से ना पीने के लिए पानी बचा है और ना ही सिंचाई के लिए। अरे, हमें तो पानी लाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। ये सब उस लकड़ी के कारखाने की वजह से हुआ है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, पर तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। ये उसी का परिणाम है। अरे, लकड़ी के कारखाने को क्यों दोष दे रहे हो? पानी तो बारिश न होने की वजह से कम हुई है। हाँ, बारिश न होने की वजह कारखाना ही है। उन्होंने हमारे गांव के पहाड़ों के सारे पेड़ काट लिए। यही वजह है कि बारिश नहीं हो रही। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। इससे पहले हमारे गांव में बारिश की समस्या कभी नहीं हुई। ये सब पेड़ काटने की वजह से ही हुआ है। ये मोहन तो कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बात का भरोसा मत करना। बारिश और पेड़ों का आपस में क्या लेना देना? मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ हाँ, तुमने कहा था
बस कुछ ही पेड़ काटोगे, पर तुमने तो पूरा पहाड़ साफ कर दिया। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे पहले कि ये गांव वाले मिलकर मेरी धुलाई करें, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें माफ कर देना मोहन, हमने थोड़े से पैसों के लालच में तुम्हारी इतनी जरूरी बात अनसुनी कर दी। हमें माफ कर दो। मोहन, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारा गांव और हमारे पहाड़ पहले की तरह सुंदर और खुशहाल हो जाए। इसका बस एक ही उपाय है, हमें फिर से ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए। हम पेड़ लगा तो लेंगे, पर उन्हें बड़े होने में तो काफी समय लगेगा। तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हमें जितनी भी बारिश हो उसका पानी ज्यादा से ज्यादा जमा करना चाहिए, जिससे हमारे पानी की समस्या थोड़ी कम हो जाए। सही कहा मोहन, हम ऐसा ही करेंगे। मोहन की बात अब गांव वालों को समझ में आ गई थी, इसलिए उन्हें गांव के पहाड़ों में और आसपास ढेर सारे पेड़ लगाए और बारिश का पानी जमा करने का उपाय भी किया। अगर हम मोहन की बात पहले ही मान लेते तो ये सब कभी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, सीखने का कोई समय नहीं होता। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में सोनपुर के पहाड़ फिर से हरे भरे हो गए और पहले की तरह वहाँ भारी मात्रा में बारिश होने लगी, जिससे वहाँ के तालाब और झरने फिर से पानी से भर गए और वहाँ के लोगों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई और उनको पेड़ों का महत्व भी समझ में आ गया। कितना सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। हाँ, अब हम किसी भी हालत में ये पेड़ नहीं काटने देंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि हमारी जिंदगी में पेड़ कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार की बात है, इच्छापुरी नाम के एक गांव में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी, जिसका नाम मनिका था। मनिका के पास एक मणि थी, जिसे वो अपनी या दूसरों की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। मनिका एक बहुत ही दयालु नागिन थी, जो जंगल में बने एक गुफा में शांति से रहती थी। एक दिन उसी जंगल में मोहन अपनी छोटी सी बेटी माला के साथ गुजर रहा था। जंगल में चलते चलते दोनों थक गए थे। पिताजी, अब और नहीं चल सकती, क्यों ना हम थोड़ी देर आराम कर लें? चलो हम उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। दोनों इतने थके हुए थे कि देखते ही देखते दोनों की आंख लग गई और तभी उस पेड़ में बंद एक बिल से एक सांप बाहर आया। जैसे ही उस सांप ने दोनों को पेड़ के नीचे देखा, वो गुस्सा हो गया। इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे आराम करने की जगह में सोए हैं। इन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने माला को डस लिया। बचाओ! माला की चीख सुनते ही मोहन जाग गया और उसने सांप को वहां से जाते देखा और समझ गया कि माला को सांप ने काट लिया है। बचाओ! कोई मेरी मदद करो! मोहन के चिल्लाने की आवाज बचाओ! मनिका तक पहुंची, कोई मेरी जो मदद अपनी करो! गुफा में आराम कर रही थी। मदद की पुकार सुनकर उसने तुरंत मोहन के पास जाने का फैसला किया। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? मेरी बेटी को सांप ने काट लिया। इसे कुछ नहीं होगा। और उसने तुरंत अपनी मणि से माला को ठीक कर दिया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। धन्यवाद देवी। मेरी शक्तियाँ लोगों के भले के लिए ही हैं, इसलिए जब भी किसी को मेरे मदद की जरूरत पड़ती है, मैं आ जाती हूँ। पर आप इस जंगल में रहती कहाँ हैं? उस गुफा में। जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तुम यहाँ आ सकती हो। धन्यवाद देवी, अब हम चलते हैं। इस बात को कई साल बीत गए और गांव में देखते ही देखते माला भी बड़ी हो गई और एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई और इससे पहले कि उसका इलाज हो पाए, उसकी मृत्यु हो गई। माला ये देखकर दुखी हो गई और अपनी माँ के शरीर को लेकर मोहन के साथ मनिका के पास गई। देवी, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, कृपया अपनी शक्ति से इन्हें फिर से जिंदा कर दे। बेटी, मेरी शक्तियाँ भी सीमित है। मैं अपनी शक्ति से बीमार लोगों को ठीक कर सकती हूँ, पर किसी मृत को जीवित नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। नहीं देवी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। माला की माँ के देहांत के कुछ दिनों बाद ही मोहन ने दूसरी शादी कर ली और उसकी नई पत्नी की पहले से ही एक बेटी थी। माला, ये तुम्हारी नई माँ है। अब तुम्हें कभी भी माँ के प्यार की कमी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। अब मेरे पास माँ के साथ साथ एक बहन भी है। धन्यवाद पिताजी। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, पर एक दिन अचानक ही मोहन की भी मृत्यु हो गई और उस दिन के बाद माला की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन का व्यवहार माला के प्रति बिल्कुल बदल गया था। ये क्या कर रही हो? ऐसे झाड़ू लगाते हैं?
माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ बेटी। माला, तुमने खाना बनाया कि नहीं? वो मैं झाड़ू लगाकर बनाने ही जा रही थी। क्या? मेरी बेटी को इतनी जोर से भूख लगी है और तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। अब जल्दी से खाना बनाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। और हाँ, खाना बनाकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर पैसे ले आना। पैसे लेकर आओगी तभी खाना मिलेगा। सौतेली माँ और बहन के इस व्यवहार से माला दुखी होकर भूखे पेट ही जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी। माला की रोने की आवाज मनिका के कानों तक गई। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे बेटी माला, तुम रो क्यों रही हो? मेरे माँ और पिताजी का देहांत हो गया है और उनके जाने के बाद मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें सबक सिखा के रहूंगी। नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ मत करना, चाहे वो मुझे कितने ही दुख दे, पर हैं तो वो मेरी माँ और बहन, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तुम सच में बहुत अच्छी हो माला, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मनिका ने अपने मणि की शक्ति से उसे एक थाली दी। ये लो माला, ये सोने के सिक्के तुम अपने माँ को दे देना। इतने सारे पैसे मिलने के बाद शायद वो तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। धन्यवाद देवी। माला ने वो थाली घर जाकर अपनी सौतेली माँ को दिया। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास अचानक से कैसे आ गए? बताओ मुझे। ये पैसे मुझे इच्छाधारी नाग देवी मनिका ने दिए हैं। क्या? इच्छाधारी नागिन? हमें भी उसके पास ले चलो। पर वो बस जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। वो सब हम देख लेंगे, तुम बस हमें वहाँ लेकर चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। मजबूर होकर माला अपनी सौतेली माँ और गीता को मनिका के पास ले गई। उसके पास जाते ही गीता ने मनिका से ढेर सारा धन और संपत्ति मांगी। तुम लोग किसी भी कृपा के लायक नहीं हो। माला को इतना दुख देने के बावजूद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगी? मैंने सोचा था कि पैसे पाने के बाद तुम माला से अच्छा व्यवहार करोगी, पर मैं गलत थी। अब चले जाओ यहाँ से। और हाँ, अब से माला मेरे साथ ही रहेगी, मेरी बेटी बनकर। मनिका के मना करने के बाद माला की सौतेली माँ और गीता गुस्सा होकर वापस आ गई और एक योजना बनाई। उस इच्छाधारी नागिन की इतनी हिम्मत कि हमें ना बोला, अब तो उसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ, पर कैसे? सोचो माँ, उस नागिन के गुफा में कितना खजाना होगा। अगर हम किसी भी तरह उस नागिन को खत्म कर दें, तो उसका सारा खजाना हमारा हो जाएगा। बात तो ठीक है, पर उस नागिन के पास इतनी शक्तियाँ हैं, हम उसे खत्म करेंगे कैसे? रात को जब वो सो रही होगी, तब हम उस पर हमला करेंगे। हाँ, ये योजना सही है। अपनी योजना के अनुसार रात होते ही माला की सौतेली माँ और उसकी बेटी गीता एक तलवार लेकर गुफा में चली गई। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि इच्छाधारी नागिन सो रही है और जैसे ही गीता ने तलवार से उस पर वार करना चाहा, वहाँ अचानक से उजाला हो गया और सामने इच्छाधारी नागिन मनिका प्रकट हो गई। तुम यहाँ हो तो ये कौन है? ये माला है और तुम लोगों ने ऐसी गिरी हुई हरकत की है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं देवी, इन्हें कुछ मत करिए, ये मेरी माँ और बहन है। पर इन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है और मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, और मेरी बेटी को कोई हानि पहुंचाएगा तो मैं उससे उसका बदला जरूर लूंगी। ये मेरा प्रण है। हाँ, पर मैं इन्हें माफ करती हूँ। आखिर हैं तो ये मेरे अपने ही, और बदला लेने से किसी का फायदा नहीं होगा। माला इतनी अच्छी और दयालु थी कि उसने इतने दुख सहने के बाद भी अपनी सौतेली माँ और बहन को माफ कर दिया, और ये देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया, फिर भी तुमने हमें माफ कर दिया। माला ने तो तुम्हें माफ कर दिया, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं बदला लेने का प्रण ले चुकी हूँ, इसलिए पूरा तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा प्राण नहीं लूंगी, पर तुम्हें जितना भी धन मैंने दिया वो तुम्हारे घर जाते ही गायब हो जाएगा। यही तुम्हारी सजा है और मेरा बदला। जैसी आपकी आज्ञा देवी। माला बेटी, तुम हमारे साथ चलो, अब हम तुम्हें कोई दुख नहीं देंगे। नहीं, माला कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी मेरे पास। देवी, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे इनके साथ जाने दीजिए। आखिर ये भी मेरी माँ है। ठीक है माला, पर याद रखना मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। माला अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ घर चली गई और घर जाते ही नागिन का दिया हुआ सारा धन गायब हो गया। पर गीता और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके बाद वो माला को बहुत प्यार से रखते थे।